Chapter 3 Dynamics Exercise MCQs Welcome to Alrazi Online Tuition। अलराजी ऑनलाइन ट्यूशन की नई वीडियो में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। When we kick a stone we get hurt. This is due to inertia, velocity, momentum, reaction। इस एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि जब हम किसी स्टोन को किक करते हैं तो हमें जो है वो हर्ट होता है, कि हमें जो है पाँव पे तकलीफ महसूस होती है। तो वो किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है, उसकी वेलोसिटी की वजह से होता है, मोमेंटम की वजह से होता है, या फिर रिएक्शन की वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रिएक्शन। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक पत्थर है, अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के मुताबिक वो भी आप पे फोर्स लगाएगा। तो वो जो फोर्स हम पे लगाएगा उससे हमें क्या महसूस होगी? तकलीफ। तो वो बदले में उसने फोर्स लगाई है, तो इस वजह से इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी दैट विल बी रिएक्शन। सेकंड एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन until the resultant force on it begins to decrease. The resultant force on it is zero. The resultant force on it begins to increase. The resultant force is at right angle to its tangential velocity. दूसरे एमसीक्यूज में वो ये कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट लेट से कि वो एक कंटिन्यूअस मोशन में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पर लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इस पर जो लगने वाली फोर्स है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, क्या वो कम होना शुरू हो जाएगी? जो इस पर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। इस पर लगने वाली फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि जितनी इस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सबका सम, क्या वो बढ़ेगा? या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो राइट एंगल पे होगी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा दोबारा एलेबोरेट करता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि ये कब तक अपनी एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव करता रहेगा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कब तक मूव करता रहेगा। इसमें इसका जो ऑप्शन आएगा वो होएगा बी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक भी इस पर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का अगर आप सम निकालें तो वो जो है वो जीरो ना हो जाए। जैसे न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था उसमें उसने यही बोला था कि जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं तो वो मूव ही करती रहेंगी अंटल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो ना हो जाए। तो ये तब तक मूव करता रहेगा। थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है। तो पहले तो आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझ लें। पहले भी हमने जो है वो टॉपिक इसके बारे में स्टडी किया था कि ऐसी फोर्स जो जिसमें डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन बिल्डअप ना होता हो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें अगर आप देखें तो फ्रिक्शन को अगर आप देखते हैं तो आप देखें तो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ होती है, सरफेस के साथ। एयर रेजिस्टेंस का भी यही मामला है कि वो जो है वो बॉडी के साथ फ्रिक्शन की ही फॉर्म है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि अगर एक चीज का नीचे को वेट लग रहा है तो बदले में वो भी उस पर लगा रही, तो यहाँ पे इसका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, ये भी इसको टच कर रही। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखते हैं तो आप देखें तो चार्ज जो है वो उसकी एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर अंदर वो किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बिल्ड करता, यानी इसके साथ जुड़ता नहीं है बल्कि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी सी। Fourth MCQ है, a ball with initial momentum p hits a solid wall and bounce back with the same velocity its momentum p prime after collision will be। कि एक बॉल है उसका पहले मोमेंटम यानी जो पहले इनिशियल मोमेंटम था टकराने से पहले वो p था, एंड हिट्स अ सॉलिड वॉल और वो एक दीवार से टकराती है और वापस आती है बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, और जितनी स्पीड से उसे टकराई है टकराने के बाद उतनी स्पीड से वो वापस आई है। ठीक है, ये बॉल है, ये इस दीवार से आके टकराई है और जितनी स्पीड से टकराई है उतनी स्पीड से ये वापस आ गई। इट्स मोमेंटम पी प्राइम आफ्टर क्लीन मिल बी, इसका जो मोमेंटम होगा क्या वो चेंज होगा, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? तो जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था उसमें वो यही बात करता है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये जो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तो ये ऑप्शन आपको ठीक लग रहा होगा और दूसरा ये ठीक लग रहा होगा। डबल तो ये ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज सेम वेलोसिटी थी, और यहाँ पर भी डबल है। तो हमें इन दोनों में से चूज करना है ए या बी, तो हम इसमें से चूज करेंगे बी। हमने बी क्यों चूज किया? इसमें माइनस है, माइनस का क्या मुराद है कि इसमें जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई थी? ऑपोजिट हो गई थी। तो यहाँ पर आपका मोमेंटम जो है वो इस साइड पे था, इस डायरेक्शन में था, और वापसी पे सेम मैग्नीट्यूड के साथ था लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई थी। इस वजह से हम
टी प्राइम इक्वल्स माइनस पी, यानी माइनस का मतलब है इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। फिफ्थ एमसीक्यूज है, a particle of mass m moving with the velocity v collides with another particle of the same mass at rest. The velocity of the first particle after collision is, वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उसका मैस m है। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल, इसका मैस m है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। लेट्स से ये इस तरफ को मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी v है। कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मैस एट रेस्ट, तो ये आगे जो है एक सेम मैस, यानी बिल्कुल वही पार्टिकल है, उसका भी सेम वही मैस है जितना इसका है, इसका m1 है, इसका m2 है, सेम मैस है, तो ये इससे आगे टकराता है और ये इस टाइम किस पोजीशन में है, ये रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है टकराने के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो उसने ऑप्शन दी है ए माइनस सॉरी वी, सेम वेलोसिटी माइनस वी जीरो या -1/2। अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की दूसरी एग्जांपल को स्टडी करें तो उसमें वो सेम एग्जांपल यही उसने दी थी कि दो बॉल्स मूव कर रही है, पहली वाली जो है वो वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है और दूसरी वाली जो है वो रेस्ट पे है। तो जैसे ये इससे टकराएगा तो जो पहला वाला है वो रेस्ट पे आ जाएगा टकराने के बाद। ठीक है, v1 जो है सॉरी m1 जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और दूसरे वाले की वेलोसिटी चेंज होके v में, यानी टकराने के बाद ये पहले वाला रुक जाएगा और दूसरे वाला मूव करने लग जाएगा। एक सर आपने बॉल्स में देखा होगा कि पीछे से जब बॉल हिट करती है तो वो अपनी जगह पर रुक जाती है और अगली बॉल जो है वो मूव करने लग जाती है। तो ये इसमें ऑप्शन ए पिक करेंगे। सिक्स्थ एमसीक्यूज देखें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वलेंट टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दीज। उसने यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी कहते हैं, उसको बताया है कि वो न्यूटन के किस कानून से मैच करता है। पहले कानून से, फर्स्ट लॉ से मैच करता है, सेकंड लॉ से मैच करता है, थर्ड लॉ से मैच करता है, या किसी से नहीं मैच करता। तो अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखें तो उसमें जो है बॉल्स आपस में टकरा रही है। ठीक है, तो एग्जांपल है, मैं दूसरी वाली एग्जांपल लूंगा जो अभी हमने पीछे पिछले एमसीक्यू में स्टडी की, कि पिछली बॉल अगली वाली बॉल पे अगर टकराती है तो पहले वाला बॉल जो है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और जो दूसरे वाला बॉल है उसकी वेलोसिटी पहले वाली हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक्शन रिएक्शन नजर आ रहा होगा कि इसने इस पे एक्शन लगाया तो इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर होगी, उसने इस पर रिएक्शन लगाया तो ये रेस्ट पे था तो उसने इसको रेस्ट पे कर दिया और खुद वो वेलोसिटी पे मूव करने लग गया। तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर पे ज़्यादा डिपेंडेबल है और इस फिनोमेना पे जो है वो चलता है, तो इस लिहाज से इस पे सी ऑप्शन ठीक होगी। सेवंथ एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट विद द मास ऑफ 5 kg मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अ कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट फॉर 5 सेकंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव इट अ वेलोसिटी। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 5 kg है, 5 kg मास है, मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10, और वो एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट फॉर 5 सेकंड, और एक फोर्स जो है वो उस पर लगती है 5 सेकंड के लिए, एंड गिव इट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर फाइनल में चेंज हो जाती है। इनिशियल 10 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल जो है वो उसकी 2 मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाती है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है जो उस पर फोर्स लगी है वो कितनी थी। मैं थोड़ा इसको बना के दिखा देता हूँ कि उसने बताया, लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है वो 5 kg है, ये इस तरफ को मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड। इस पे जो है एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है जो हमें मालूम नहीं है। जब वो इस पे फोर्स लगती है तो वो 5 सेकंड के लिए इस पे एक्ट करती है, यानी कि मुसलसल 5 मिनट इस पे सॉरी 5 सेकंड इस पे जो है वो फोर्स लगती है, और जैसे इस पे फोर्स लगती है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट वे में मूव करने लग जाती है विद 2 मीटर पर सेकंड। तो आपने जो है वो फोर्स फाइंड करनी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एज यू नो एक्सेलरेशन पी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है। अब आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी उसमें उसने क्या बोला था, 2 मीटर पर सेकंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ हम माइनस साइन यूज करेंगे, तो ये -2 -10/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -12/5। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है जी।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज यू नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। मैथ आपको मालूम है 5 kg था। ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है -12/5। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। एफ के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। तो आपको जो है फोर्स मिल जाएगी दैट विल बी -12 न्यूटन। तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा सी। यहाँ पर माइनस साइन इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है वो बॉडी की ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगी है। एट्थ एमसीक्यूज है, a large force act on an object for a very short interval of time. In this case, it is easy to determine magnitude of force, time interval, product of force and time, none of these. तो इसमें वो कह रहा है कि एक फोर्स, एक बड़ी फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है। इस चीज़ में हम कौन सी चीज़ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो आपको पता चलेगा कि ये किसी चीज़ की डेफिनेशन है। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स। ये इसकी डेफिनेशन है। और इम्पल्स ऑफ फोर्स डेल्टा एफ डेल्टा टी किसके बराबर होता है? एम डेल्टा वी, ये इसके बराबर होता है। तो ये जो है इसको इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, डेट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। लास्ट टाइम से क्यों है जी, a lubricant is usually introduced between two surfaces to decrease friction the lubricant। क्या आप जो है वो दो सर्फेसिस के दरमियान एक लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट को अगर मैं सादा ज़ुबान में बताऊं तो आपने मशीनों के दरमियान अक्सर आप जो है वो तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो वो जो लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? डिक्रीजेस टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने के लिए। एक्ट एज बॉल बेरिंग, कि वो बॉल बेरिंग के तौर पर एक्ट करें। प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसिस, उस सर्फेसिस का डायरेक्ट कनेक्शन, सर्फेसिस को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाते हैं। प्रोवाइड्स रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर वो रोलिंग फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में पढ़ें तो वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और उसमें उसने यही बताया था कि जो लुब्रिकेंट्स हैं वो जो सर्फेसिज होती हैं इनके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाते हैं, क्योंकि अगर मशीन के पार्ट डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे तो वो फिर यूज्ड ज़्यादा होंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसमें एनर्जी भी वेस्ट होगी और वो जो पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे। तो लुब्रिकेशन एक एनर्जी भी बचाता है और जो पार्ट्स हैं उनको भी बचाता है, लॉन्ग टर्म लेके चलता है। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।